बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िक्स क्लास 10 न्यू बुक यूनिट नंबर 11 ये ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, 2 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 11.1 और 11.2। आज 11.3 टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक का नेम है हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। देखिए, हम ये हीट ट्रांसफ़र के ना मेथड्स पढ़ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। पहले हमने कंडक्शन पढ़ा, सॉलिड में कंडक्शन होती है, फिर हमने कन्वेक्शन देखा, लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन होती है, मतलब एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल से हीट ट्रांसफर होती है। अब हीट ट्रांसफर का एक तरीका और भी है, वो है रेडिएशन। ठीक है, वो कब यूज होता है रेडिएशन का प्रोसेस? देखिए, इस चीज को समझने के लिए ना आपको एग्जांपल लेना पड़ेगी सन की। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो सन है ना, ये हमारी जो अर्थ है, हमारी लाइफ में जो मेजर सोर्स ऑफ हीट है वो सन है। ठीक है, अब सन और अर्थ, सन से हीट जो है, रोशनी जो है वो अर्थ पे आती है, सूरज निकलता है दिन में। आप देखते हैं कि हमारी जो ज़मीन है वहाँ पे रोशनी और हरारत हमें मिलती है सूरज से। अब अर्थ और सन के एटमॉस्फेयर के दरमियान कुछ जगह ऐसी है जो कि बिल्कुल एम्प्टी है, मतलब उसको हम बोलते हैं स्पेस। अब स्पेस होने की वजह से ना वहाँ पे कंडक्शन और जो कन्वेक्शन वाला प्रोसेस है ना, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो फिर सन से जो हीट है वो हमारी अर्थ पे कैसे ट्रेवल करके आती है? वो आती है एक प्रोसेस से जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या है? इन रेडिएशन हीट ट्रांसफर अकर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट रिक्वायरिंग अ मीडियम। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू हीट जो है सूरज से हमारी अर्थ पे आती है, मतलब जो हमारे पास जो हीट आ रही है ना सूरज से, वो वेव्स की शक्ल में आ रही है और उन वेव का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करती है। इनकी जो स्पीड है वो है अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव करती है और स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये हाईएस्ट स्पीड है जो कि हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई भी चीज़ जो है इस स्पीड से ज़्यादा तेज़ मूव नहीं कर सकती। तो सूरज की जो रोशनी है वो सूरज से हम तक इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेडिएशन। अब हम तक हीट जो है ना वो, अगर हम देखें एग्जांपल लें किस किस तरह पहुंच सकती है, एक तो ये है कि सन से हीट हम तक पहुंचती है। इस तरह अगर आप आग के आगे बैठ जाएं, हीटर के आगे बैठ जाएं, तब भी हीट आप तक पहुंचती है। तो क्या दोनों सूरतों में हीट जो है हमारे पास रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है? हीटर की बात करें कि अगर हम हीटर के आगे बैठें तो क्या कंडक्शन के थ्रू हीट हम तक आ जाएगी? देखिए, कंडक्शन जो है, अगर आप देखें हमारे और हीटर के दरमियान जो है ना कुछ स्पेस है, स्पेस में एयर, उस जगह पे एयर है। तो एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो मतलब कंडक्शन के थ्रू हीट हम तक नहीं पहुंचेगी हीटर की। कन्वेक्शन के थ्रू पहुंच सकती है या नहीं, वो देखें। तो देखें, कन्वेक्शन में पढ़ा है कि पार्टिकल्स को जब आप हीट अप करते हो ना, तो जो हॉटर पार्टिकल है ना वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं। तो जब एयर जो कि हीटर के करीब की होगी, तो वो हीट होने की वजह से वो तो अपवर्ड मूव कर जाएगी, तो हम तक तो वो भी हीट नहीं आएगी। तो फिर हम तक हीट कैसे आएगी? हम तक हीट आएगी थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में आएगी। जिस तरह जो सूरज से रोशनी आ रही है ना ज़मीन पे, वो अब सूरज और ज़मीन के दरमियान जो स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, वहाँ पे अब एयर तो मौजूद नहीं है जो कन्वेक्शन करवा के हीट को ले आए। ठीक है, तो वहाँ पे फिर जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि हीट ट्रांसफ़र करवा रही हैं। तो इसमें जल्दी से ये मार्क कर लें रेडिएशन की डेफिनेशन। और उसके बाद ये देखिए, रेडिएशन लाइट एंड हीट फ्रॉम द फायर। आग से जो हीट और रोशनी हम तक पहुंचती है ना, वो कैसे पहुंचती है? थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब कोई भी फायर वाली जो चीज़ है ना, उससे जो हम तक हीट पहुंच रही है वो थ्रू रेडिएशन पहुंच रही है। ठीक है जी। अब ये जो रेडिएशन है ना, ये हर एक बॉडी एमिट करती है, हर बॉडी से ही रेडिएशन एमिट होती है। अब कोई बॉडी है वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट करती है, कोई कम करती है, कोई ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, कम एब्जॉर्ब करती है। ये चीज़ें असल में डिपेंड करती हैं उस बॉडी के ऊपर, किस किस चीज़ें
पे डिपेंड करती है वो भी देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रेडिएशन फ्रॉम अ फायर प्लेस, एक टॉपिक उन्होंने बनाया, क्वेश्चन बना दिया, हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम अ फायर प्लेस टू अस। तो इसका ये आंसर है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड रेडिएशन। तो ये उसका आप आंसर दे सकते हो। ठीक है जी। हीट डज नॉट रीच अस वाया कंडक्शन थ्रू एयर बिकॉज एयर इज नाइदर air neither conduct heat efficiently nor transfer heat, but radiation emitted is influenced by various factors। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो कंडक्शन है इसके थ्रू हीट हम तक क्यों नहीं पहुंच सकती। तो हीट डज नॉट रीच अस वाया कंडक्शन थ्रू द एयर बिकॉज एयर इज नाइदर कंडक्ट हीट एफिशिएंटली नॉर ट्रांसफर हीट। तो ये उसका आंसर है कि जो है एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो नहीं हीट ये ट्रांसफर कर सकता। अब रेडिएशन किस चीज़ पे डिपेंड करती हैं, तो रेडिएशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर। अब रेडिएशन किन किन फैक्टर से असरअंदाज होती है वो ज़रा देख लें। नंबर एक तो जो है वो उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। सरफेस का कलर क्या है और टेक्सचर मतलब उसकी साख्त कैसी है। टेम्परेचर सरफेस का कितना है, सरफेस एरिया कितना है। तो ये तीन फैक्टर हैं जो कि रेडिएशन पे मुनहसर होते हैं। इनकी वजह से रेडिएशंस एब्जॉर्ब एमिट का जो मिकदार है वो चेंज होती है। वाई ऑब्जेक्ट कूल्स और वार्म ओवर टाइम, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वक्त के साथ साथ गर्म या ठंडा कैसे होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, वाई डज अ हॉट कप ऑफ टी कूल डाउन ओवर अ टाइम एंड वाई डज अ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर वार्म अप। कह रहे कि ना कि कमरे में रखा हुआ चाय का या कॉफी का एक कप थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, जबकि कोई चीज ठंडी रखी हो वो गर्म हो जाती है। ये ऐसा क्यों होता है। देखें अब इसकी रीजन देखें क्या है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन अ रूम, कमरे में जितनी भी चीजें हैं ना, इंक्लूडिंग वॉल्स, सीलिंग एंड फ्लोर, रेडिएट हीट वाइल साइमultaneously एब्जॉर्बिंग हीट। कमरे की जितनी भी चीजें ना, दीवार है, फर्श है या सीलिंग, छतें हैं, ये हर वक्त हीट एब्जॉर्ब भी करती हैं और एमिट भी करती हैं। ठीक है, खारिज भी करती हैं, जज़ब भी करती हैं। इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज हायर देन दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग, अगर कोई चीज जो कि आप कमरे में रखेंगे उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ना अपने सराउंडिंग से, मतलब सराउंडिंग से मुराद ये है कि उस कमरे की दीवार, फर्श, छत से अगर उस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होगा, जैसे कि चाय की मिसाल लें, चाय का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो फिर उस सूरत में ना वो जो चीज है ना, मतलब जो चाय है वो रेडिएट खारिज करेगी मोर हीट देन इट एब्जॉर्ब। तो अब जारी बात है, चाय ने भी तो हीट एब्जॉर्ब और एमिट करनी है ना, क्योंकि हर चीज कमरे की, छतें, दीवारें और फर्श हीट एब्जॉर्ब भी कर रहा है और एमिट भी कर रहा है। फिर जब चाय का कप रखेंगे ना वो भी एमिट और एब्जॉर्ब हीट करेगा, जारी बात है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर अपने सराउंडिंग से, मतलब दीवारों से, छतों से और फर्श से ज्यादा होगा ना, फिर वो हीट खारिज ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब कम करेगा। कॉन्सिक्वेंटली इट्स टेम्परेचर डिक्रीज, फिर इसकी वजह से क्या है, वो ज्यादा हीट को चूंकि एमिट कर रहा है, ज्यादा खारिज कर रहा है, रेडिएट ज्यादा कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अनटिल उस वक्त तक कम होता जाएगा, उस वक्त तक कम होता जाएगा अनटिल इट्स टेम्परेचर ऑफ एंड अनटिल द टेम्परेचर द सराउंडिंग ऑफ द इन्वायरमेंट, जब तक वो उसके मैच ना कर जाए इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से। मतलब जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, मतलब दीवारों का और फर्श वगैरह का जो उसके इर्द गिर्द चीज़ें हैं उनका टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर मैच ना हो जाएगा, तो टेम्परेचर चाय का कम होता जाएगा, मतलब वो हीट खारिज करती रहेगी चाय। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरह अगर हम देखें, इफ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोअर देन इट्स सराउंडिंग, अगर तो कोई चीज़ हमने कमरे में रख दी ऐसी और उसका टेम्परेचर जो है वो सराउंडिंग से कम है, मिसाल के तौर पर ठंडा यख पानी का गिलास है, आपने रूम में रख दिया, जून जुलाई की अगर हम बात करें, तो आप देखते हैं थोड़ी देर बाद पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, वो पानी क्यों ठंडा हो गया, उस सूरत में फिर वो क्या करेगा, पानी का गिलास जो है अब उसका टेम्परेचर चूंकि कम है, तो वो हीट जो है एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, एमिट कम करेगा। तो आगे वही बात लिखी हुई है, इट एब्जॉर्ब मोर हीट देन इट्स रेडिएट causing its temperature to rise until it reaches the equilibrium with the environment। कह रहा है कि ये अपना टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा, कम जो है वो हीट एमिट करेगा,
यहाँ तक कि अब उसका टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम तवाज़ुन को बोलते हैं ना, तो मतलब कमरे का टेम्परेचर और उस गिलास के अंदर मौजूद ठंडे पानी का टेम्परेचर जो है सेम हो जाएंगे। द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसिस एमिट हीट डिपेंड अपॉन दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो ये हीट एमिट करती हैं डिफरेंट सर्फेसिस, जैसे गिलास हो गया, कमरे का दीवारें या जो भी चीज़ें हैं, ये जो हीट एमिट करती हैं ना, ये इनकी कुछ खसूसियात हैं, उस पर डिपेंड करता है अभी कितनी हीट वो एमिट करेगी कोई सरफेस। दिस फिनोमिना कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द लेज़ली क्यूब। लेज़ली क्यूब एक सरफेस है, उसके थ्रू हम इसको समझते हैं। अब ये चीज़ समझाने के लिए जो लेज़ली क्यूब लिया गया, ये लेज़ली क्यूब है क्या चीज़? सबसे पहले तो लेज़ली क्यूब की आपको डेफिनेशन बताओ। लेज़ली क्यूब इज़ अ मेटल बॉक्स। ये एक मेटल का धात का बना हुआ बॉक्स होता है विद फेसेस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। इसके जो फेसेस है ना, उस डिफरेंट मटेरियल के होते हैं। देखिए ये शाइनिंग सरफेस है, ये डल ब्लैक है, यहाँ हॉट वाटर है। अब वो डिफरेंट मटेरियल कौन से, सच एज शाइनी सिल्वर सरफेस है, डल ब्लैक सरफेस है, वाइट सरफेस होती है और एक कलर्ड सरफेस होती है। तो ये इसकी 4 सरफेसेस होती हैं। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। व्हेन द क्यूब इज फिल्ड विद हॉट वाटर, जब हम इसको गर्म पानी इसके अंदर भरते हैं ना, इस क्यूब के अंदर, एंड वन फेस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रेडिएशन डिटेक्टर, और इसके किसी एक एंड को रेडिएशन डिटेक्टर, मतलब जो रेडिएशन को डिटेक्ट करता है, उसके सामने कर देते हैं। ये रेडिएशन डिटेक्टर है, ये आप देख सकते हो, रेडिएशन डिटेक्टर के सामने हमने कर दिया है। इट इज फाउंड दैट डल ब्लैक सरफेस इज द मोस्ट इफेक्टिव एमिटर ऑफ रेडिएटर। तो हम ये देखते हैं कि जो डल ब्लैक सरफेस है ना, ये सबसे ज्यादा रेडिएशन को एमिट कर रहा है। द रेट एट विच डिफरेंट सर्फेसिस एब्जॉर्ब हीट आल्सो वेरीज बेस्ड ऑन दियर नेचर। मतलब ये जो डिफरेंट सर्फेसिस हैं कितनी हरारत जज़ब करेंगी, ये बेस करता है कि उनका नेचर क्या है, सरफेस का नेचर क्या है। पर मिसाल के तौर पर व्हेन कंपेयरिंग टू अ डल ब्लैक सरफेस, अगर हम डल ब्लैक से कंपेयर करें विद द पॉलिश सरफेस को, तो पॉलिश सरफेस और डल ब्लैक, इनको अगर हम कंपेयर करें ना, तो हम देखेंगे dull black surface absorb heat more rapidly, causing its temperature to rise quickly, while polished surface absorb heat slowly and warm up at much slower rate। तो आप देखेंगे कि जो डल ब्लैक सरफेस है ना, ये ज़्यादा हीट को जज़ब करेगी, इसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ेगा। जबकि जो सिल्वर्ड सरफेस है, ठीक है, जो सिल्वर सरफेस है, पॉलिश सिल्वर सरफेस, वो हीट भी कम एब्जॉर्ब करेगी, स्लोली एब्जॉर्ब करेगी, उसका टेम्परेचर जो है वो स्लो रेट से बढ़ता है, मतलब वो जल्दी गर्म नहीं होता। दीज ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड एंड कंपेयर्ड फॉर क्लैरिटी। तो ये देखिए, ये एक डल ब्लैक सरफेस ली गई है, एक सिल्वर सरफेस ली गई है, हीट किया गया, तो इसका टेम्परेचर जो है ना वो जल्दी बढ़ेगा, ज़्यादा हीट जज़ब करता है, और ये स्लोली हीट जज़ब करता है, इसका टेम्परेचर स्लोली बढ़ता है, ठीक है। और फिर इन ऑब्जर्वेशन को ये रिकॉर्ड करके ग्राफ के जरिए देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगी इफेक्ट ऑफ कलर्ड एंड टेक्सचर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। अब ये जो कलर और टेक्सचर है, मतलब किसी सरफेस की साख्त और जो उसका कलर है, वो इंफ्रारेड रेडिएशन कैसे असरअंदाज होता है, उस इंफ्रारेड रेडिएशन के लिहाज से कैसे असरअंदाज होती है ये चीज़ें। द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सरफेस हैव स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन हाउ इट एमिट, एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट्स द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड रेडिएशंस को किस तरह एब्जॉर्ब या एमिट करना है, ये कलर और टेक्सचर बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसका फैक्टर है। अब ये जो डल एंड डार्क सरफेस है, डल एंड डार्क कलर सरफेसेस आर वेरी गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड एमिटिंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ये इंफ्रारेड रेडिएशन को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं और जज़ब भी कर सॉरी उसको रेडिएट भी करती हैं, खारिज भी करती हैं। दैट इज़ वाई डल ब्लैक सरफेस हीट अप क्विकली एंड कूल्स डाउन फास्ट बाय गिविंग ऑफ मोर हीट। तो इस यही वजह है कि जो डल ब्लैक सरफेस होती है ना, ये गर्म भी जल्दी हो जाती है और फिर ठंडी भी जल्दी हो जाती है जब इससे हीट को रिमूव किया जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, जो शाइनी और सिल्वर लाइट कलर की सर्फेसेस होती है ना, ये पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, मतलब इनमें हरारत जल्दी जज़ब नहीं होती, एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन, और फिर ये एमिट भी स्लोली करती हैं।
इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड, बल्कि ये इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती रहती हैं। तो इसलिए तो जो है ना, ये हम गर्मियों में जो है ब्लैक कपड़े नहीं पहनते, कहते हैं ना ब्लैक कपड़े गर्मियों में ना पहनो, उसमें गर्मी ज़्यादा लगती है। उसकी वजह क्या है कि डल ब्लैक सरफेस है ना, वो गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट है, वो हीट को बहुत ज़्यादा जज़ब करता है। और ये जो हल्के कलर के कपड़े होते हैं, ये क्यों पहने जाते हैं गर्मी में? क्योंकि ये रिफ्लेक्टर ऑफ हीट है, आप देख सकते हो। इनफैक्ट इंस्टेड दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये उल्टा इंफ्रारेड रेडिएशन को, जो सूरज की रेडिएशंस होती हैं, उनको उनको रिफ्लेक्ट करते रहते हैं। दिस इज वाई shiny surfaces like polished metal stay cooler under the sun compared to the dark surfaces। वही बात होगी कि सूरज के सामने जो डार्क सर्फेसेस हैं वो ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, और जो ये पॉलिश सर्फेसेस होती हैं ना, ये ठंडी रहती हैं एज कम्पेयर टू डार्क वन। द टेक्सचर, टेक्सचर साथ को कहते हैं। द टेक्सचर आल्सो मैटर्स, मतलब टेक्सचर भी बड़ा मैटर करता है। रफ अगर सरफेस है ना आपकी, साख्त उसकी रफ है, एब्जॉर्ब एंड एमिट रेडिएशन बेटर, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से रेडिएशन को जज़ब भी करेगी, खारिज भी करेगी। वाइल जो स्मूथ सरफेस होती है ना, वो टेंड्स टू रिफ्लेक्ट मोर रेडिएशन, वो एब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि रिफ्लेक्ट करती है, रेडिएशन को बाहर आगे दूर भेजती है अपने से। अब नेक्स्ट टॉपिक है जी, इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर सरफेस का क्या है और एरिया कितना है, ये कैसे मैटर करता है। द रेट ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितनी रेडिएशन एमिट करता है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, हर ऑब्जेक्ट रेडिएशन एमिट भी करता है, एब्जॉर्ब भी करता है, ठीक है, एट द सेम टाइम दोनों काम हो रहे होते हैं। ये कितनी रेडिएशन कोई एमिट करेगा ऑब्जेक्ट, डिपेंड करता है ऑन टू इम्पोर्टेंट फैक्टर। ये बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है चीज़। मैं एंड पे और भी शॉर्ट क्वेश्चन जो अंदर से मैंने अभी स्किप किए, निशान नहीं लगाया, एंड पे मार्क करवा दूंगा, तो वीडियो आपने लास्ट तक देख लेनी है। तो दो फैक्टर्स हैं जिसपे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है कितनी रेडिएशन एमिट करेगा, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। नंबर वन सरफेस का टेम्परेचर, नंबर दो सरफेस का एरिया। अब टेम्परेचर पे क्या कैसे डिपेंड करता है, हाउ डज टेम्परेचर डिपेंड अपॉन द रेडिएशन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो उसका आंसर यहाँ से होगा, व्हेन द सरफेस टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस का टेम्परेचर बढ़ाओगे, इट रेडिएट मोर एनर्जी, तो ये ज़्यादा एनर्जी खारिज करेगा, बिकॉज हॉटर ऑब्जेक्ट एमिट मोर हीट कंपेयर टू द कूलर वन। तो जो ऑब्जेक्ट गर्म होता है ना, वो ज़्यादा हीट रेडिएट करता है, खारिज ज़्यादा करता है जो ठंडा है उसके मुकाबले में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हॉट आयरन, अगर कोई गर्म लोहा है वो ग्लो भी करेगा, ठीक है। गर्म लोहा जो होता है ना, वो ग्लो भी करता है, चमकता भी है, और एमिट मोर हीट, ज़्यादा हीट खारिज करता है देन लेस वार्मर, या लेस आना चाहिए, जो कम गर्म होगा, ठीक है। गर्म लोहा है, एक ज़्यादा गर्म है, एक कम है। तो ज़्यादा गर्म जो है ना, वो ज़्यादा ग्लो भी करेगा, चमकेगा भी ज़्यादा, और ज़्यादा हीट एमिट करेगा उसके मुकाबले में जो लेस गर्म है, ठीक है जी। सिमिलरली अब बात करें कि सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है। सरफेस एरिया आल्सो प्ले मेजर रोल इफ एन ऑब्जेक्ट हैज लार्ज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा कि सरफेस एरिया कैसे डिपेंड करता है। अगर किसी का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इट कैन एमिट एब्जॉर्ब मोर हीट, ये हरारत को जज़ब भी ज़्यादा करेगा और खारिज भी उतना ज़्यादा करेगा, ठीक है। दिस इज वाई रेडिएटर्स यूज्ड फॉर हीटिंग रूम। तो वो रेडिएटर जो कि कमरों को गर्म करने के लिए हम बनाते हैं ना, उनको किस तरह बनाया जाता है, विद लॉट्स ऑफ थिन स्लॉट्स और फिन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया विदाउट टेकिंग अप टू मच स्पेस। तो ये कमरों को गर्म करने के लिए जो रेडिएटर्स बनाए जाते हैं ना, वो बहुत सी बारीक प्लेट्स और फिन से बनाए जाते हैं। इस तरह करके ना वो ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते, और सतह का जो रकबा है, सरफेस एरिया है, वो बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से फिर वो ज़्यादा रेडिएशन एमिट और एब्जॉर्ब करेगा, तो ज़्यादा अच्छे से कमरा गर्म हो जाता है, ज़्यादा हरारत खारिज करता है ना वो। लार्ज एरिया मीन्स मोर रेडिएशन कैन हैपन एट द सेम टाइम, मेकिंग द हीट ट्रांसफर मोर एफिशिएंट, ठीक है जी। तो ये सरफेस एरिया कैसे इफेक्ट करता है रेडिएशन रेट को, तो ये उसका आंसर होगा। बस बोथ हायर सरफेस टेम्परेचर एंड लार्ज सरफेस एरिया हेल्प द ऑब्जेक्ट टू एमिट थर्मल एनर्जी मोर क्विकली थ्रू अ रेडिएशन। मतलब ये है कि अगर आप ऐसा ऑब्जेक्ट है आपके पास जिसका टेम्परेचर भी हाई है, सरफेस एरिया भी हाई है,
तो वो रेडिएशन के थ्रू ज़्यादा क्विकली हीट ट्रांसफ़र करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी मेजरिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करना यूजिंग इंफ्रा रेड थर्मामीटर। अब ये इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या होते हैं? तो ये इंफ्रारेड थर्मामीटर की मार्क करें डेफिनेशन। इंफ्रारेड थर्मामीटर मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग देम। ऑब्जेक्ट को टच किए बगैर उसका टेम्परेचर बता देता है। ठीक है, ये आजकल आए हुए हैं इंफ्रारेड थर्मामीटर है। ये आपके सामने करते हैं और आपको बता देते हैं कि आपको बुखार है या नहीं है। इट डिटेक्ट हीट एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब हमने पढ़ा ना हर ऑब्जेक्ट हीट एमिट करता है, तो ये वो जो हीट एमिट कर रहा होता है ना ऑब्जेक्ट, ये उसको डिटेक्ट करता है। टच भी नहीं होता उससे, बस हीट, क्योंकि हर चीज से हीट एमिट हो रही है, तो ये उसको डिटेक्ट करके बता देता है आपका इतना टेम्परेचर है। तो ये इसकी डेफिनेशन है इंफ्रारेड टेम्परेचर क्या होते हैं। अब इसका कहाँ यूज हुआ? ड्यूरिंग द कोविड-19, जो कोरोना वायरस आया था, these thermometer were used widely to check the body temperature safely। अब चूंकि उसमें जो था ना कोविड-19, वो एक ऐसी बीमारी थी जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती थी, तो इसलिए जो है फिर वो ये थर्मामीटर यूज़ हुए ताकि हम बॉडी को टच भी ना करें, कोरोना वायरस भी ना फैले, और हम टच भी कर किए बगैर ये बता भी दें कि इसको बुखार है या नहीं है। तो ये थर्मामीटर वहाँ बहुत यूज़ हुए। दे आर यूजफुल फॉर चेकिंग द हीट ऑफ ओवन। ओवन की हीट चेक करने के लिए भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा मशीन और इवन अ डेंजरस रेडियो एक्टिव मटीरियल का टेम्परेचर भी चेक करने के लिए यूज होते हैं। तो इसका यूज भी आ सकता है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंफ्रारेड थर्मामीटर? तो ये इसके यूजेस हैं यहाँ से। यूजेस टू यूज इट, वी पॉइंट द थर्मामीटर एट द ऑब्जेक्ट। तो अगर हमने इसको यूज कैसे करना है, वो ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर आपने फाइंड करना है, इसको उसकी तरफ कर दें। प्रेस द ट्रिगर, तो इसके ऊपर ये बटन लगा हो तो उसको दबाते हैं, एंड रीड द टेम्परेचर ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे हम टेम्परेचर उसका पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक यूजेस हैं। तो यहाँ पे यूज, हाउ टू यूज, इसको हम यूज कैसे करते हैं, हाउ टू यूज इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो ये क्वेश्चन बना लें, हाउ टू यूज दिस। तो ले जी, ये रेडिएशन का टॉपिक हमारा हो गया मुकम्मल। उम्मीद है वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो बल्कि मैंने आपको बताना था कि पीछे से कुछ क्वेश्चंस रह गए, कोई मार्क करने वाली चीज वो देख लें। तो एक तो ये लेज़ली क्यूब की डेफिनेशन ये याद करनी है आपने। उसके बाद ये लाइनें अंडरलाइन कर लें एमसीक्यू के लिए, इनको मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें। और ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसको हाईलाइट करें एमसीक्यू के लिए। और इधर ये रेडिएशन की डेफिनेशन थी, और ये था हाउ डज हीट ट्रेवल फ्रॉम अ फायर प्लेस टू अस। इसका आंसर ये मैंने बताया। उसके बाद ये रेडिएशन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, रेडिएशन एमिटेड इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये 3 फैक्टर याद करने हैं आपने। बाकी ये इस पेज वाले निशान तो हमने लगा लिए हैं। तो लें जी, टॉपिक हो गया कंप्लीट। इस चैनल पर केमिस्ट्री और मैथ के लेक्चर भी अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अल्लाह हाफिज़।